ये प्रॉब्लम है इरोडोव का 1.175। ये एक M2 मास का पार्टिकल है जो कि रेक्ट पे है, और एक M1 मास का पार्टिकल आकर इसको हिट करता है। ठीक है। आफ्टर कॉलिजन दोनों पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब M1 वाला पार्टिकल मान लीजिए जाता है ऐसे, इसका एंगल जो है अपने इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा if collision is elastic and M1 is greater than M2। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉलिजन से पहले M2 मास का पार्टिकल तो रेस्ट पे है और M1 मास का पार्टिकल चल रहा है। मान लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी K है। आफ्टर कॉलिजन M1 मास का पार्टिकल ऐसे चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 हो गई और इनिशियल डायरेक्शन से उसका एंगल थीटा है। जबकि M2 मास का पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, इसका एंगल फाई हो जाएगा M1 के इनिशियल डायरेक्शन से, और मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी है K2। अब मोमेंटम की बात करें तो M1 वाला जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम होगा इनिशियल √2 M1 के फाइनल √2 M1 K1 और K2 वाले का √2 M2 K2। अब मान लीजिए ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो देखिए बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कॉलिजन है इलास्टिक, K विल बी K1 + K2। ये केवल इलास्टिक कॉलिजन में ही हो सकता है। फिर y एक्सिस के अलाउंग मोमेंटम इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 होगा। तो √2 M1 K1 sin थीटा माइनस √2 M2 K2 sin फाई, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस √2 M1 K इज इक्वल टू √2 M1 K1 cos थीटा प्लस √2 M2 K2 cos फाई। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2 और यह है इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। तो √2 M1 K इज इक्वल टू √2 M1 K1 cos थीटा प्लस √2 M2 K2 cos फाई। अब √2 तो कॉमन टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद √M1 K माइनस
m2 k2 cos phi, sorry, root m1 k1 cos theta is equal to root m2 k2 cos phi, और इसका हम कर देंगे स्क्वायरिंग। तो आपको मिलेगा m1 के प्लस m1 k1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2m1 रूट के k1 cos थीटा इज m2 k2 cos स्क्वायर फाई। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी हम स्क्वायरिंग कर दें, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m1 k1 sin स्क्वायर थीटा इज m2 k2 sin स्क्वायर फाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर ऐड कर दें तो मिलेगा m1 k प्लस m1 k1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस 2m1 रूट k1 cos थीटा इज m2 k2। और अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, k2 का वैल्यू पुट कर दें k माइनस k1। फाइनली इस टर्म को इधर लाएंगे और इसके साथ कर देंगे, और k1 वाले टर्म को हम इधर लाकर इसके साथ कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन देखिए बन जाएगी m1 प्लस m2 k1 माइनस 2m1 रूट k1 cos थीटा प्लस m1 माइनस m2 k इक्वल टू 0। Now this is a quadratic in k1। Apply g स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको मिलेगा 4m1 k cos स्क्वायर थीटा माइनस 4m1 प्लस m1 माइनस m2 k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म आपका a है, ये टर्म आपका b है, और ये टर्म आपका c है। तो ये बन जाएगा, अब देखिए 4 और 4 कॉमन है, k और k कॉमन है, तो cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे m1 का स्क्वायर आएगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू m2 स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर
sin square theta is less than or equal to m2 square by m1 square. Sin theta is less than or equal to m2 by m1. तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉसिबल है, वो है साइन इनवर्स m2 बाई m1। इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन पहले पार्टिकल में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है वो भी देखिए। हम लोग इसको सी फ्रेम में सॉल्व करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब देखिए ग्राउंड फ्रेम में क्या हुआ है कि m1 मास का पार्टिकल u वेलोसिटी लेके आया है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगी m1u अपॉन m1 प्लस m2। जो रिलेटिव स्पीड है वो तो u ही है, तो पहले पार्टिकल का जो मोमेंटम रहेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, और ये हो जाएगा m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। So this implies the velocity of particle in the center of mass frame will be m2u upon m1 plus m2। और ये बात ध्यान में रखनी है कि आफ्टर द कॉलिजन भी ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, डायरेक्शन में तो चेंज करेगी, इसका डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड ये चेंज नहीं करेगी, बिकॉज कॉलिजन इज इलास्टिक। तो इलास्टिक कॉलिजन में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले था वही मोमेंटम कॉलिजन के बाद भी रहेगा, यानी कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की जो भी स्पीड सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कॉलिजन से पहले थी वही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में स्पीड कॉलिजन के बाद में भी रहेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, उसका तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। वो ब्लू कलर के एरो से हम लोग दिखा रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही आपका कॉलिजन के बाद ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर रखकर एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है इस सर्कल का जो रेडियस है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब आप ये बात समझें कि अगर पार्टिकल 1 की सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी ऐसे है, तो ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। अगर पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऐसे है, तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में
ऐसे हो जाएगी। अगर पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस तरह से है, तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ऐसे हो जाएगी। अब हमें चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 1 इन द ग्राउंड फ्रेम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगी velocity of particle 1 in the frame of center of mass, और ये हो जाएगी velocity of particle 1 in the ground frame। अब पार्टिकल 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो इसी डायरेक्शन में थी, तो ये जो एंगल है यही डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इनिशियल पाथ। और यहाँ पर ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे रहा है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो साइन ऑफ थीटा एम जो होगा वो हो जाएगा P1cm अपॉन VCM। तो साइन ऑफ थीटा 1 हो जाएगा M2U अपॉन M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1U अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें आप देख ही सकते हो कि U तो कॉमन है, M1 प्लस M2 भी कॉमन है, तो सिर्फ M2 बाई M1 ही बचेगा। देयरफॉर जो डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इट विल बी साइन इनवर्स M2 बाई M1। ये इस प्रॉब्लम का सलूशन हो गया बच्चों। ये पार्टिकल 1 के पाथ में मैक्सिमम जो एंगुलर डिफ्लेक्शन हो सकता है उसका वैल्यू है। थैंक यू।